नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब सीएम के चेहरे पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। महाराष्ट्र की कमान किसके हाथ में होगी, ये चर्चा भी बहुत जोरों के साथ है। अब इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और आज महायुति सीएम का ऐलान कर सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। महायुति के तीनों दलों के नेता दिल्ली आ सकते हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं मुंबई में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है, जिसके लिए सभी विधायकों को मुंबई आने के लिए कहा गया। साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में शामिल रहेंगे। इधर हार के बाद उद्धव ठाकरे ने भी बिना वक्त गवाए बीएमसी चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कसनी शुरू कर दी है। नेताओं के साथ वो लगातार बैठक करने जा रहे हैं। उधर दिल्ली में इंडिया अलायंस का जिक्र किया जाए तो वो भी अहम बैठक कर रही है, जिसमें महाराष्ट्र चुनाव में हार पर चर्चा, जो समीक्षा है वो लगातार सभी पार्टियों में होती हुई नजर आ रही है। नाना पटोले को हार पर इनपुट रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई। अब ऐसे में नाना पटोले रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे और फिर कांग्रेस हार पर मंथन करेगी, यानी कि महाराष्ट्र पर मीटिंग फुल ऑन है। सीएम के नाम पर मंथन ऑन है। चर्चा की शुरुआत भी आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे और इससे पहले महाराष्ट्र से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उससे भी आपको जरा रूबरू करवा दें। बड़ी खबर यह है कि चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर में लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे, स्ट्राइक रेट 95%। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर जो जोरों पर चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो पूरा श्रेय है महाराष्ट्र की जीत का वो योगी आदित्यनाथ को दिया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, जब महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने थे और उससे पहले चुनाव प्रचार की प्रक्रिया यहां पर चल रही थी, तो स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक वो विश्वसनीय चेहरा है आम जनमानस के बीच में, लोगों के बीच में, जो कि काफी लोकप्रिय हैं। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर और दिशा दशा पूरी तरह से प्रदेश की बदल गई, उसी तरह से जो स्थिति है वो महाराष्ट्र में भी बदलती हुई नजर आई। और ये वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, जहां बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, बकायदा ये दो नारों को इस पोस्टर में मेंशन किया गया। साथ ही स्ट्राइक रेट 95% ये बात कही गई है। सीधे एक मैसेज देने की कोशिश कि महाराष्ट्र में महायुति की जो सरकार बनी है, जो प्रचंड जीत यहां पर महायुति की हुई है, उसका एकमात्र कारण योगी आदित्यनाथ है। अब ऐसे में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये दो नाम है, ये दो चेहरे हैं जिसको लेकर चर्चा जोरों पर है। जिसमें देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल के शासन का अगर जिक्र किया जाए तो उस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई थी। वहीं एकनाथ शिंदे, ये भी कद्दावर नेता कहे जाते हैं। शिंदे गुट का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है और रिएक्शन सामने आ रही है कि वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो। लेकिन जो सस्पेंस बरकरार है वो इस बात पे कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा फडणवीस है। साल 2014 में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बकायदा जीत दिलाई, एक नई ऊंचाई में बीजेपी को यहां पर पहुंचाया और बीजेपी के जो जनादेश है उसे भी मजबूत करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस ने की। 2019 में मुख्यमंत्री रहते हुए जीत दिलाई थी। हालांकि 2022 में सत्ता परिवर्तन हो गया था, जिसके बाद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और 2022 में उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। महाराष्ट्र का पार्टियों का स्ट्राइक रेट भी देखिए, बीजेपी 88%, शिवसेना शिंदे 67%, एनसीपी अजीत पवार वाली 69%, वहीं कांग्रेस 15% और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली 22%। साथ ही एनसीपी शरद पवार का जिक्र किया जाए तो उनकी पार्टी 11%। ये स्ट्राइक रेट रहा है। सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो बीजेपी का है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है, अगर वो इतना ज्यादा रहा तो इसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस वो एक बड़े चेहरे हो सकते हैं, जो मुख्यमंत्री की भूमिका अब जल्द ही निभाते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में महाराष्ट्र को किसको कितना फीसद वोट मिला वो भी जरा समझिए। बीजेपी को 26.77% वोट मिला, तो वहीं इसी तरह से बाकी पार्टियों को भी जो वोट फीसद था, शिवसेना शिंदे को 12.37% रहा, एनसीपी अजीत पवार गुट को 9.02% रहा, तो कांग्रेस को 12.39% यहां पर वोट मिला है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को 9.97% रहा, तो एनसीपी शरद पवार को 11.29% रहा। लेकिन इस बीच हर किसी की नजरें टिकी हुई थी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर। एक तरफ महाविकास अघाड़ी तो दूसरी तरफ महायुति थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो दिलचस्प मुकाबला चल रहा था वो न सिर्फ महाराष्ट्र में था, बल्कि बाकी जो 15 राज्य में चुनाव हुए या उपचुनाव हुए वहां भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल पाई। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ एडवोकेट सुशील व्यास जी जुड़े हैं, जो कि शिंदे गुट से शिवसेना के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ सीए समीर बाकरे जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आकाश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अनु पाटिल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। और शुरुआत समीर बाकरे जी मैं आप ही के साथ, क्योंकि देखिए ये चीज अभी क्लियर नहीं हो पाई है और इसमें इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के वासी खुद इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। लेकिन ऐसे में जो सुगबुगाहट है वो एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बीच में है। तो सर, मुख्यमंत्री कौन महाराष्ट्र का? नमस्कार। ये जो सुगबुगाहट है ये सिर्फ मीडिया में दिखाई दे रही है,
क्योंकि हमारे चुनाव के पहले हमारे नेताओं ने और हमारे शीर्ष नेताओं ने, अमित भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, देवेंद्र जी ने और सभी ने कहा था कि जो चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हम तीनों महायुति के घटक दल बैठेंगे और हम निर्णय करेंगे। तो ये प्रक्रिया हम उसी तरह से कर रहे हैं, हमारे तो बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम तो जो पहले चुनाव के पहले हमने डिसाइड किया था, हमारी सीटें बीजेपी की सबसे ज्यादा है। हमारे शिंदे साहब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अजीत दादा ने भी परफॉर्म किया। तो हमारे तीनों के बीच में एकदम समन्वय है। हमारा शीर्ष नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व हम सेम एक पेज पे है। तो हमारे बीच में कोई ऐसा ये नहीं है। आपको जल्दी पता चल जाएगा। कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिसूचना निकालकर राज्यपाल साहब को सौंपी है। तो 15वीं लोकसभा, 15वीं विधानसभा अभी अस्तित्व में आ गई है। तो अब प्रक्रिया सरकार स्थापन की हो जाएगी। हर पार्टी अपने विधिमंडल का नेता चुनेगी, उसके बाद महायुति हम अपना नेता चुनेगी। तो ये प्रक्रिया जो है, ये हम लोग जो प्रक्रिया है वही फॉलो कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता देवेंद्र जी हैं। आप जो तमाम दल है महायुति के, उनमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपने जिक्र किया कि ये कंफ्यूजन महज मीडिया यहां पर दिखा रहा है और मीडिया ही इस तरह की चर्चा कर रहा है। लेकिन सर, चर्चा भी तो तभी हो रही है ना, क्योंकि आप लोगों ने भी तो क्लियर नहीं किया। या तो आप बोल दीजिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहेंगे और मीडिया उन्हीं का नाम चलाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप लोग भी तो यही बोल रहे हैं प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत यहाँ पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद जो चीजें होंगी वो क्लियर होंगी। लेकिन चीजें तो क्लियर हो ही नहीं पा रही अभी तक। नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा कल्चर नहीं है कि कोई एक नेता को जाके आप हाईकमांड डिक्लेयर कर दे। हमारे जैसे विधायक है, विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं से मिलके मुंबई में आ रहे हैं। तो हमारी बैठक होने वाली है, उसमें हमारा नेता चुना जाएगा। उसके बाद हम महायुति की बैठक करेंगे। तो ऐसे तो कोई टेलीविजन चैनल पे या कोई इस पे तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है या कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये नहीं डिसाइड होता है। हमारी पार्टी आज से नहीं, सालों से यही प्रक्रिया फॉलो कर रही है। हमारे कितने भी अच्छे नंबर रहे, हमारे कम नंबर रहे, हम तो जो प्रक्रिया है, हमारे जो महायुति के घटक दल है, हम हमारे मित्र पक्ष है, हम सभी को सम्मान के साथ उनके साथ चर्चा करके ही फाइनल करेंगे। इसमें हम लोगों का कोई दो राय नहीं है कि हम लोग एक साथ है, तीनों महायुति के घटक। हमने चुनाव भी उसी तरीके से लड़ा है। एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, उसके बाद सुशील ब्यास जी का रुख करूंगी। और समीर बाकरी जी, आपसे सवाल ये, निश्चित तौर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोगों की तरफ से इस चीज का जिक्र किया जा रहा है। सवाल आपसे ये कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। वो सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के बीच में चीजें चल रही है। लेकिन जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह मैसेज देने की कोशिश की थी और संकेत दिए थे कि अगर यहां पर महायुति की सरकार बनती है तो बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर होगा। अगर यहां पर एकनाथ शिंदे होते तो आप लोगों को मंजूर है, संतुष्ट है आप लोग? ये सवाल मुझसे? जी सर। नहीं, देखिए, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। जैसा मैं भाजपा का हूं तो मैं तो चाहूंगा कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन कैसा है, हमारे पार्टी में जो एक नियम है या जो प्रोसेस है वो हम सब लोग फॉलो करेंगे। अगर पार्टी के नेताओं ने और विधिमंडल ने सब तय किया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो सभी को महायुति इसीलिए जीती है कि बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा, फाइनल मुहर लग जाएगी जिसके नाम पर वो मुख्यमंत्री होगा निश्चित तौर पर। ऐसे में सुशील ब्यास जी, आपका रुख करते हुए सर, आपसे लगातार इस पूरे टॉपिक को लेकर चर्चा की जा रही है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आज न सिर्फ महायुति बल्कि महाविकास आघाड़ी, दोनों ही दलों के बीच में बैठकों का दौर है। तो क्या ये मानकर चला जाए आज मुख्यमंत्री के नाम पर जो अंतिम मुहर है वो लग जाएगी, नाम सबके सामने होगा? देखिए, जैसे अभी समीर जी ने बताया कि जरूरी था 26 नवंबर के पहले नई विधानसभा का पुनर्गठन होना। वो कल राज्यपाल को सूची नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपने के बाद ये उसका गठन करीब करीब हो गया है। अब अगर मान लीजिए 1-2 दिन लगता है शपथ ग्रहण में नए मुख्यमंत्री का, तो कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में उनका मंत्रिमंडल 1-2 दिन काम करेगा और नया मुख्यमंत्री आएगा। अब रही बात मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पहले से ही हमारे तीनों दलों के शीर्ष नेताओं ने चुनाव के समय ही कह दिया था कि जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, हम वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और लड़े भी और जीते भी। और अब रही बात जब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन होगा, वो हमारे तीनों दलों के विधायक बैठेंगे और उसको अपना निर्णय लेंगे। तीनों दलों के नेताओं ने तो ये भी कहा था कि भाई हम मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन अब नाम तो उन्हीं के तीनों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। नहीं, किसी के नाम की चर्चा नहीं हो रही है। जो भी होगा महायुति का मुख्यमंत्री होगा और महायुति का विधायक ही कोई निर्वाचित होगा। उसमें नाम किसी का ना आगे है ना कोई पीछे है। सबने मिलकर चुनाव लड़ा है, सबकी मेहनत है, सबका साथ, सबका ये जो सहयोग है और उसी की ये सफलता है।
ठीक है, आकाश यादव जी, आपका रुख करते हुए कांग्रेस की भी एक बड़ी बैठक हो रही है जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया अलायंस का, क्या उसमें हार की समीक्षा की जाएगी? ऋतु जी, बिल्कुल हार की समीक्षा होगी। और महाराष्ट्र में बड़े सवाल ये चुनाव के अंदर खड़े हुए हैं जो पूरे देश के लिए जानना जरूरी है। तो उसके लिए इंडिया अलायंस की हमारी बैठक होना तय है। महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल उसमें रहेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र से वहां की जो परिस्थितियां है उसका आकलन कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस करने वाला है। इसमें जो जो सवाल खड़े हुए हैं उसमें बुनियादी तौर पे जो धनबल का प्रयोग हुआ, कहीं ना कहीं जनता का ये मानना है कि ईवीएम का भी एक मुद्दा है, उसके ऊपर भी बहस होना जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी हर चीजों पे आकलन करेगी, विश्लेषण करेगी, चिंतन करेगी और आगे जाएगी। ठीक है, अनु पाटिल जी, आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि सवाल अब यही उठ रहा है कि हर दल यहाँ पर बैठक कर रहा है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन? देखिए, आखिर में महाराष्ट्र ने ऑलरेडी अपना जवाब दे दिया है और साथ ही साथ में जो भी निश्चित होगा, मुझे जो एकंदरी जो माहौल दिख रहा है वो माहौल से एक ही है कि जो भी तय होता है वो दिल्ली में तय होता है। तो अभी आज सब लोग गए हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अगर गए पिछले इसका अगर देखेंगे तो एकनाथ शिंदे जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है और लोगों से ग्राउंड लेवल पे जैसे मेरी चर्चा होती है तो उनका भी ये कहना है कि आने वाले समय में अगर एकनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है। जी मैम, वैसे ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहाँ पर काफी ज्यादा था, तो उसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस का भी नाम जोरों पर है। नहीं, बिल्कुल देवेंद्र जी का भी नाम है, लेकिन वो आखिर में वो निर्णय महाराष्ट्र ने अपना वोट देकर अपना काम तो कर दिया है। वो निर्णय हमेशा जो होता है वो दिल्ली में होता है और आज जो बैठक दिल्ली में है अमित जी के यहाँ पर, तो आने वाले शाम तक तो रिपोर्ट आ ही जाएंगे कि आने वाले 29 और 30 को मुख्यमंत्री पद की वो शपथ विधि कौन लेता है। जी समीर जी, एक बार फिर से रुख सर आपका, चूंकि देखिए महाराष्ट्र में कई जगहों पर बटेंगे तो कटेंगे का जो पोस्टर है और एक है तो सेफ है, इस तरह के पोस्टर चस्पा कर दिए गए जिसमें योगी आदित्यनाथ की फोटो तक बकायदा मेंशन की गई है। तो ऐसे में ये मानकर चला जाए कि महाराष्ट्र में जो जीत का श्रेय है महायुति का या बीजेपी का, और जो स्ट्राइक रेट इतना बढ़ा उसका श्रेय सीधा योगी आदित्यनाथ को जाता है। देखिए, बीजेपी जो पार्टी है वो हमेशा संगठन और बाकी सभी को इन्वॉल्व करके लेके चलने वाली पार्टी है। आप बताइए कि हमारे शीर्ष नेता मोदी जी ने 10 सभाएं ली, अमित भाई ने 22 सभाएं ली, योगी जी ने सभाएं ली। आपने अगर देखा होगा तो हर राज्य का मुख्यमंत्री, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो गोवा का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, इन्होंने सबने आके कैंपेन किया है। तो ये तो पूरे पार्टी का श्रेय है। और आप जहां तक बात कर रहे हैं, हम तो, हमारा जो नारा था एक है तो सेफ है, तो एक है तो सेफ है, तो ये तो राष्ट्रीय एकता का नारा है, तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी किसी ने क्या पोस्टर लगाया मैंने देखे नहीं है, लेकिन आज ऐसा है कि आज महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है वो 88% है, 88 to 89% है। तो मतलब 148 सीटें लड़ा के हमने 132 सीटें जीती है। तो इसमें हमारे शीर्ष नेता मोदी जी, देवेंद्र जी, योगी जी, अमित भाई, नितिन गडकरी जी, सब नेताओं का साथ है इसमें, हर कार्यकर्ता का एक प्रयास है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही आदमी की वजह से हम जीते। हमारा पूरा एक संगठन काम करता है और पूरी तरीके से हमारे हर कार्यकर्ता से लेके शीर्ष नेता तक मेहनत की है। और इतनी जो मतलब ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है उसके लिए हम जनता का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने जो फेक नैरेटिव्स जो इन्होंने लोकसभा के वक्त चलाए थे, हमने जनता के बीच में जाके समझाया कि ये कैसे फेक नैरेटिव्स है, संविधान के बारे में इनका खुद का ये नहीं है, उसके प्रति कोई इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है। इन्होंने, राहुल गांधी जी ने जाके अमेरिका में कहा था कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो जो लोगों को एक गुमराह किया गया था लोकसभा के वक्त, उसी से हमने लोगों को हमारा पॉजिटिव एजेंडा सामने रखा, उसके साथ हमने हमारा कार्यक्रम दिखाया और हमारा परफॉर्मेंस दिखाया। देवेंद्र जी बार बार कह रहे थे कि हमने हजारों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। अपोजिशन एक तो प्रोजेक्ट बताए उन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया है। तो हम तो विकास का मुद्दा लेके जनता के बीच में गए, हर मुद्दे को हम जनता के बीच में लेके गए और जनता जनार्दन ने हमको आशीर्वाद दिया है। तो इसमें तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमारा कोई एक ही चीज का, हमारा ये तो हमारा पूरा हर पार्टी के आइडियोलॉजी से लेके हमारे महायुति के घटक और सभी लोगों की मेहनत का नतीजा है। तो ये मैं मानता हूं कि हमारा एक जीत जो हुई है, और आप पहली बार देखेंगे इतने सालों में महाराष्ट्र में हर प्रांत में, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, मुंबई, कोकण, हर प्रांत में महायुति को एक शानदार जीत मिली है। तो ये रीजनलिज्म का कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई कम्युनलिज्म का मुद्दा है।
यहाँ विकास और लोगों को किया हुआ काम, हमने युवाओं के लिए युवा प्रशिक्षण योजना लाई, बेरोजगारों को हमने मदद की, हमने महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना लाई, किसानों को किसान सम्मान योजना किए। ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर के, आप मुंबई में देखिए कितने प्रोजेक्ट्स है, अटल सेतु है, समृद्धि महामार्ग है, कोस्टल रोड है, हम मेट्रो है, हमारे पास हजारों प्रोजेक्ट्स है। सो ये हमारे ट्रैक रिकॉर्ड की जीत है, हमारे ईमानदारी की जीत है, और जनता ने हम पे जो विश्वास दिखाया, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि हम पूरी नम्रता से जनता का जनादेश का आदर करते हैं। हमारी जवाबदारी और बढ़ गई तो हम उसको नम्रता से ही रहेंगे। हम अपोजिशन के साथ भी मिलकर महाराष्ट्र को और एक उत्तम प्रदेश बनाएंगे। ठीक है, ऐसे में आकाश जाधव जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार समीर जी ने वो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर गिनाए जिसकी वजह से उनकी जीत हुई, लेकिन सर आप चूंकि देखिए आला नेता लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि हार की मुख्य वजह क्या रही होगी? देखिए, आज हार को स्वीकारना, देखो विजिबल क्या है, तो महायुति प्रचंड बहुमत से जीती है, तो हम नम्रतापूर्वक हमारी हार स्वीकारते हैं जो विजिबली दिख रही है। लेकिन इसके पीछे इनविजिबली बहुत सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को टिकाने के लिए इसके ऊपर भी चिंतन होना और इसके ऊपर भी पूरी तरीके से समीक्षा होना जरूरी है आने वाले समय में। मेरे मित्र समीर भाकरे जी जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने इसके पहले क्या किया, तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र का निर्माण किया है, कांग्रेस ने सड़कों बनाया, एमएसआरडीसी बनाया, एमएमआरडीए बनाया, जो भी बातें ये कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस में महाराष्ट्र में बने वो कांग्रेस ने बनाया। इन्होंने वही चीजें परियोजनाएं आगे लेके गई जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने चालू की थी, समृद्धि की हो, अटल सेतु की हो, या फिर जो भी ये गिना रहे थे कोस्टल रोड्स की, इसकी पूरी बुनियाद ही कांग्रेस पार्टी ने रखी है। भाकरे जी, मैं आपका नम्रतापूर्वक इस सब बातों को स्वीकारता हूं। आज महाराष्ट्र ने आपको मैंडेट दिया है, लेकिन कांग्रेस का योगदान नहीं है, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। मैं दूसरी बात ऋतु जी यहाँ पे सामने लाना चाहता हूं। देखिए, महायुति का सीएम कौन बने, ये पूरी तरीके से महायुति के घटक दलों का और बीजेपी आला कमान का प्रश्न है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली बार भी जब पार्टियां तोड़ के यहाँ सरकार बनी 2022 में, जब एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, तब भी भाजपा के पास 117 कुल 104 उनके थे, उनके समर्थक 10-12 थे, तो 117 के करीब मेरे ख्याल से उनके पास विधायक थे। फिर भी आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए गए। ये क्यों बनाए गए? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी का जहां तक सवाल है, देवेंद्र फडणवीस जी को विधायकों का हमेशा से महाराष्ट्र में समर्थन रहा है, वो यहाँ के एक सिंगल सबसे बड़े नेता है बीजेपी के। दूसरी बात, आरएसएस का उनको समर्थन है, वो एक अच्छा गवर्नेंस दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे रहे। मैं एक विरोधी पार्टी का रह के भी ये बात कबूल करता हूँ, लेकिन ये सब बातें उनके खिलाफ जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का जो भी ये है, ये खेल है, ये पूरा गौतम अडानी चलाने वाला है, और गौतम अडानी चला रहा था। गौतम अडानी को उसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए जो सीएम काम में आएगा, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को भी सीएम उस वक्त उसी वजह से बनाया गया। और आज भी जो मैं बोलता हूं कि महाराष्ट्र की जनता अचंभित ना हो कि देवेंद्र फडणवीस डिजर्विंग है, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हो सकते हैं, ये भी एक चर्चा है, क्योंकि गौतम अडानी ही यहाँ का मालिक है, वही डिसीजन लेगा। क्योंकि उसके सबसे ज्यादा धारावी का 8 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, बीडीडी का प्रोजेक्ट है, न्यू बॉम्बे की जमीन, सुशील जी आ रही हूं आपके पास, यहाँ एनर्जी लेवल में बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये सब संभालने के लिए कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे उनके कारगर रहे हैं, तो वो उनको ही कंटिन्यूएशन में लाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, सुशील व्यास जी अपनी बात रखिए। मैं बड़ी विनम्रता से आकाश जी को कहना चाहता हूं कि एकनाथ राव शिंदे वो चेहरा है जो जनता के लिए और जनता के बीच में रह के जीता है। वो फेसबुक लाइव मुख्यमंत्री नहीं, वो कॉमन मैन का मुख्यमंत्री है, जिसके मुख्यमंत्री के निवास के दरवाजे जिसने पिछले 2.5 साल से आम जनता के लिए खोल दिए थे। वो किसी एक व्यापारी या एक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रतिनिधि नहीं कर सकता। वो महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता के लिए जीता है और सोता है और जगता है, उनके सुख दुख में काम आता है। अब रही बात स्ट्राइक रेट की, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब गठ लोग चुनाव लड़ते हैं तो सारे दल सीट के बंटवारे के बाद किसी को कितनी सीट मिलती है, किसको कितनी सीट मिलती है, लेकिन जो सफलता और असफलता होती है वो सामूहिक होती है। तीनों दलों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, बूथ लेवल के लोगों ने मिलकर जो काम किया वो सफलता है। 234 सीट हम जीते हैं, सब मानते हैं। स्ट्राइक रेट अगर किसी की क्या है क्या नहीं है, उसको इंडिविजुअली नहीं देखा जा सकता। अब मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, समीर जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, हमारे शीर्षक तीनों दलों के नेता बैठेंगे, आज या कल तक उसका फैसला कर लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से एकनाथ राव जी शिंदे ने पिछले 2.5 साल में
ये दिखा दिया कि कार्य करने की पद्धति क्या हो सकती है, विकास की गंगा कैसे बहाई जा सकती है, जनता के बीच में रह करके किस तरह से काम हो सकते हैं, जनता के हर घटक को, चाहे वो बहनें हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, किस तरह से उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं ला करके उनका विश्वास जीता जा सकता है। और वही विश्वास हमें मिला है। मुझे आशा और विश्वास है इसी तरह से एक होकर के महायुति बड़ी मजबूती के साथ आगे भी जनता की सेवा, महाराष्ट्र की जो विश्वास हमें मिला है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए जनता के लिए हम लोग उनका आशीर्वाद जो हमें मिला है उसको आगे बढ़ाएंगे और वो जनता के महाराष्ट्र के विकास को इसी तरह से निरंतर के रूप में हम तीनों दल मिलकर करते रहेंगे। ठीक है, अनु पाटिल जी आपका रुख करते हुए, मैम चूंकि देखिए नाम दो इस वक्त सामने आ रहे हैं, पहले तक ये भी कहा जा रहा था कि अजीत पवार भी हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, लेकिन इस वक्त दो नामों को लेकर चर्चा तेज है। आपसे लगातार जिक्र भी, चर्चा भी की गई उस मामले को लेकर। अगर देवेंद्र फडणवीस की जगह शिंदे बनते हैं, शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस बनते हैं, तो क्या बदलाव आप महाराष्ट्र में देख पाएंगे? महाराष्ट्र में देखिए, मैंने वापस सबको कहना चाहती हूँ कि देवेंद्र जी का भी जो काम करने का तरीका है और वो बहुत अच्छी तरह से, मतलब उनको महाराष्ट्र संभालना आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, ठीक है, इंसान कुछ, अगर मैं ये चाहती हूँ कि आम जनता ने जो कॉल दिया है वो कुछ ना कुछ देखते हुए दिया है। यूं ही जनता पागल तो नहीं है जो उनका वोट इतना हाई 200 पार हो चुके हैं। और इससे तो मुझे ये समझ में आता है कि देवेंद्र जी हो या एकनाथ शिंदे जी हो, दोनों में से कोई भी हो, महाराष्ट्र की उन्नति ये 100% होने वाली है। और ये सोचकर ही लोगों ने वोट दिया है, इसलिए चेहरा कोई भी हो उसमें वाद विवाद करने की मुझे नहीं लगता कि ये कोई जरूरत है। ठीक है, एक चैनल के लिए है, लेकिन दोनों में से जो कोई भी आएगा मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र की उन्नति के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन होगा। समीर जी, चूंकि देखिए महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी है, निश्चित तौर पर नई सरकार अब आगे बढ़ेगी सुचारू रूप से उस प्रक्रिया के तहत, लेकिन अब गौतम अडानी को लेकर आप लोगों पर सवाल विपक्ष उठा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको देवेंद्र जी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि देवेंद्र जी का 30-35 साल का एक राजनीतिक इतिहास है। उन्होंने नागपुर के मेयर से लेके जो शुरुआत की थी एक नगर सेवक से, और बाद में आज वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे। आप देखिए, उन्होंने 2014 से 19 में एक बेहतरीन ये सरकार का संचालन किया था। उसके बाद 2019 में वापस उनके नेतृत्व में मैंडेट मिला था। अब ये तो मैंडेट का धोखा उद्धव जी ने किया, इसलिए तो उस वक्त सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन आप देखिए, कोविड काल में भी अपोजिशन का लीडर होने के नाते भी उन्होंने जो काम किया है, एक मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव कर रहे थे और एक मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र में, एक अपोजिशन के नेता देवेंद्र जी पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे। तो देवेंद्र जी एक कुशल प्रशासक है। देवेंद्र जी हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता है महाराष्ट्र के। अब देखिए, मैं कांग्रेस के अंदरूनी मामले में तो बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आकाश जी को बोलूंगा कि आप जब समीक्षा करेंगे हार की, तो आप ये देखिए, आपका ये जो अडानी है, आप ये जात पात में जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अभी आप अडानी को इधर महाराष्ट्र में गाली दे रहे हैं और आपकी तेलंगाना की सरकार उनके साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी तब आपके कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुए। उसके बाद आपके राजस्थान के गहलोत जी उनको बाजू में बिठा के 60,000 करोड़ का निवेश कराते हैं। तो कैसे जनता को आप इतना ये मत समझिए कि जनता को आप कुछ भी बोलेंगे, आपके राहुल जी अडानी अडानी करते रहेंगे और जनता सुनती रहेगी। आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है आकाश जी। आपको ये देखना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है। जनता अपने विकास चाहती है। जनता ये नहीं चाहती कि मेरे फैमिली का कोई मुख्यमंत्री बने या मेरा बेटा या बेटी मुख्यमंत्री बने। जनता ये चाहती है कि आप जनता के लिए क्या ले रहे हैं। जनता आपका एजेंडा ईमानदारी से देखती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा तो कोई, वापस बोल रहा हूँ, मेरा अधिकार नहीं उनके पार्टी के अंदर उनमें, लेकिन जब चुनाव चल रहे थे तब नाना पटोले और संजय राउत जी के बीच में मुख्यमंत्री को लेके अनबन हुआ करती थी। तो अब जनता ये देख रही है, जनता देख सकती है कि जब ये चुनाव नहीं जीते और अभी मुख्यमंत्री की बात चालू है, और हम देखिए आज शिंदे साहब के भी प्रवक्ता बैठे, हम भी बैठे ना, हमारे में इतनी बड़ी जीत हासिल होने के बाद में अभी हमारे में कोई कंफ्यूजन या कोई तकरार नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बने या क्या बने। तो एक तरीके से जनता चाहती है कि आप मैच्योरिटी से जनता के सामने जाए, उनके विकास के मुद्दे रखे। समाज में जो हर घटक कुछ ना कुछ सरकार से, हम मराठी में बोलते हैं माए बाप सरकार, तो सरकार जो है माए बाप सरकार है, क्या कर रही है जनता के लिए। और जैसा आज आपके पैनल पे जो ये है, उन्होंने भी बोला कि महाराष्ट्र की जनता ने पूरा सोच समझ के इतना बड़ा मैंडेट दिया है। तो मैं वापस बोलना चाहूंगा, ये जो मुद्दे हैं इन्होंने पहले 2014 में चला है, 19 में चला है, 24 में चला है, इनके कोई मुद्दे ये रियलिटी से पूरे कट चुके हैं। ना जनता के इनको सवाल पता है, ना कुछ उसके पास जवाब है। कर्नाटक और हिमाचल में अपनी गारंटीज को लेके विफल हो चुके हैं। तो जनता जब ये 3,000 बोलते, हम जब 1500 लाड़की बहन योजना बोलते थे, ये बोलते थे सस्टेनेबल नहीं है, और ये बोलते हम 3,000 देंगे। तो ये विरोधाभास इनके इसमें है।
कर्नाटक में गारंटी पूरी नहीं कर सके, हिमाचल में नहीं कर सके, टैक्स बढ़ा रहे, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? और ये अडानी और ये जो पहले आप अपने जो जहां पर सरकार है आप वहां उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कीजिए, तो जनता कुछ आप पे विश्वास करेंगे। आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री इतना बड़ा लेटर लेके मीडिया में आप उनके फोटो आते हैं और वही आके यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ये विरोधाभास जनता, आज सोशल मीडिया है और मैं तो हमेशा मानता हूँ हम सबसे ज्यादा होशियार जनता है। आज एक कोई गांव की जो औरत भी है या कोई आदमी भी है वो हमसे ज्यादा राजनीति में उनको रुचि है, क्योंकि उनका भविष्य देखते हैं वो हमारे साथ। तो हम लोग हमेशा जनता क्या चाहती है, इसलिए हम लोगों का जनता के बीच में ही हम जाते हैं। लोकसभा में हमारा थोड़ा बहुत रिवर्सल हुआ, हम वापस जनता में गए, हमने उनका फीडबैक लिया कि हमसे कहाँ चूक हुई, तो हमको समझ में आया कि ये गलत नैरेटिव जनता तक इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाने में कामयाब रहते उस वक्त। तो फेक नैरेटिव का संविधान जो बदलने का नैरेटिव हमने उसको चेंज, हमने जनता को समझाया। तो देखिए जनता ईमानदारी को हमेशा से महत्व देती है, जनता ये देखती है कि किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, किसने कैसा परफॉर्म किया है और क्या जो बोल रहा है। हमने 2100 रुपए देने के बाद इनके 3000 रुपए के सामने महिलाओं को, क्योंकि इनको पता है ये 3000 के 300 रुपए भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आने के बाद इनकी गारंटी पूरी विफल हो जाती है। तो मैं वापस कहता हूं कि जनता हमेशा हम सबको देखते रहती है, जनता को कोई बरगलाने की कोशिश ना करे। ठीक है आकाश जी, जवाब दीजिए। ठीक है, फिलहाल आकाश जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अनु पाटिल जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि मैम देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। अब ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महाविकास अघाड़ी का ये कहना कि महायुति के सामने चुनौती है, वो पेंडिंग मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर पूरा करना होगा। अगर वो पूरा नहीं करेगी तो आने वाले समय में, क्योंकि देखिए बीएमसी के अगर चुनाव का जिक्र किया जाए, उद्धव ठाकरे उस पूरे को सियासी जमीन यहाँ पर मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इन चुनावों का असर उधर बीएमसी के चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए अभी मुझे लगता है नगर पालिका के जिस वक्त इलेक्शन आएंगे उस वक्त इससे भी बहुत बेहतरीन ताकत से लड़ा जाएगा। और ताकत बोलने का अच्छा है कि अगर आप अभी की जनता अगर सोच समझ के अगर वोट करती है आमदनी के लिए भी, तो आने वाले नगर सेवक के लिए भी वो सोच समझ के ही वोट करेगी। हमारा तो ये कहना है कि हम जब जनता तक अभी के मुद्दे लेकर अगर जनता गई है कि भाई उन्नति का मुद्दा लेके अगर कोई आमदार गया है इसके लिए, तो होने वाले नगर सेवक के लिए भी वही मुद्दे होने वाले। हाँ, लेकिन ये कि जनता को और कुछ एक्स्ट्रा देने के चक्कर में अगर और कोई पार्टी अगर कुछ लालच दे तो वो बात अलग है। लेकिन मेरा हिसाब से ऐसा है कि देखिए ऑलरेडी ये रिजल्ट के हिसाब से आने वाले नगर पालिका में भी रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले हैं। ठीक है आकाश जी, जवाब दीजिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार आप लोगों पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा जा रहा है। देखिए रुचि जी, मैं मेरे मित्र भाकरे जी को कुछ बातें बोलना चाहूंगा, उनका जवाब मैं पहले दे दूं। गौतम अडानी का 2014 के पहले 5000 करोड़ की अडानी ग्रुप की वैल्यू थी। आज 10 साल में उनकी वैल्यू 17 लाख करोड़ हो गई है। आज अमेरिका में उनके ऊपर वहां के सेबी को लेके हिंदुस्तान के और वहां के एजेंसी को लेके अमेरिकन इन्वेस्टर का उनके ऊपर ये चल रहा है। वहां पे केनिया गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उनके लिए लॉबिंग की थी, उनका वहां पर कैंसिल कर दिया। इधर सुनिए रुचि, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर सवाल खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं गौतम अडानी ही मोदी है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने जो कहा था एक है तो सिर्फ है, ये दोनों एक है तो निश्चित तौर पर इसको लेकर आप लोगों ने कई बार बीजेपी और महायुति को आड़े हाथ लिया है। माफी के साथ सर, क्योंकि मेरे पास समय उतना नहीं है कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इंतजार इसी चीज का है कि अब अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा और वो चेहरा कौन सा होगा जो अब पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।